नमस्कार, मैं हूं स्वतंत्र जैन। पत्रिका टीवी की कैपिटल टॉक शो में आपका स्वागत है। आज जब हम बात कर रहे हैं तब केंद्रीय बजट आ चुका है और राजस्थान बजट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये दोनों बजट ऐसे समय में एक तो आ चुका है और एक आ रहा है जबकि उद्योग के लिए परिस्थितियां सबसे विपरीत हैं। विशेषकर राजस्थान के लिए पेट्रोल डीजल की भाव पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे अधिक हैं तो वो यहाँ पर हैं। बिजली के भाव सबसे अधिक हैं तो राजस्थान में है। और कोविड-19 की चुनौती से अभी भी राजस्थान जूझ रहा है और टॉप 10 में राज्यों में बना हुआ है अभी भी। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो उद्योग के लिए शायद इससे विपरीत परिस्थितियां इसके पहले कभी नहीं देखी होंगी हमारे कारोबारियों ने। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं कि जो केंद्रीय बजट आया है उससे काफी कुछ राहत की उम्मीद थी। विशेषकर रियल एस्टेट जो कि भारत में सबसे बड़ा एक रोजगार का क्षेत्र भी माना जाता है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस विषय के 3 एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ हैं आत्माराम गुप्ता जी जो कि एआरजी ग्रुप के चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं। आप राजस्थान के रियल एस्टेट क्षेत्र के एक स्तंभ माने जाते हैं। हमारे साथ हैं गोपाल गुप्ता जी जो कि कड़ाई राजस्थान के चेयरमैन हैं और राजस्थान के जो रियल एस्टेट है उसके एक राजस्थान में एक तरह से पितामह की स्थिति में है। उनका जो हैसियत है, उनका जो अनुभव है वो हमारे सबके काम आता रहता है। हमारे साथ हैं अमित केडिया जी। अमित केडिया जी जो रेरा जो हमारे रेरा संस्थान है उसके साथ भी जुड़े रहते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप सभी लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गोपाल जी आपके पास ही आना चाहूंगा। बजट को संक्षेप में आप यूनियन बजट को किस तरह से देखते हैं? मैं जैन साहब सबसे पहले पत्रिका का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपने पुलिस जी की परंपरा का निर्वहन करते हुए कोरोना की जब चुनौती सामने आई, आपने आम जन को जागरूक किया, सचेत किया, आगाह किया और आपने समाचार पत्र प्रकाशन करके घर घर पहुंचाया और आम जन में जो भ्रांति थी उसको दूर करने में आपने अहम रोल अदा किया। इसके लिए पूरे पत्रिका परिवार का मैं हृदय की ओर से आपका आभारी हूँ। जी सर। आपने आम जन की समस्या को सरकार तक पहुंचाया और सरकार से आम जन को राहत प्रदान करने के लिए अनेक ऐसे अहम कदम उठाए। इसके लिए राजस्थान के अवाम आपके प्रति नतमस्तक है, आपके आभारी है। अब बात आती है कोरोना के बाद आर्थिक चुनौतियों की। पूरा देश भयंकर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती आज है बेरोजगारी की, रोजगार की समस्या दूर करने की और सरकार के साथ व्यवसाय वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने की। हम उम्मीद कर रहे थे कि जब केंद्रीय बजट आएगा उसमें ऐसा कुछ रियायत प्रदान की जाएगी जिससे रियल एस्टेट को राहत मिले। और रियल एस्टेट का इंजन जब चलता है तो 300 से अधिक उद्योग धंधों में व्यापार प्रारंभ होता है। सरकार को रॉयल्टी, जीएसटी, रोड टैक्स, टोल टैक्स के रूप में हमारे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% सरकार को मिलता है। आज जैन साहब, हमारा कोई भी प्रोजेक्ट 100 करोड़ से कम का नहीं होता है मिनिमम। जी बिल्कुल। जो कड़े के निर्माण की बात कर रहा हूं मैं, तो 40 करोड़ का भुगतान हम सरकार को करते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम स्टाम्प ड्यूटी 3 बार पे करते हैं। जमीन खरीदते हैं, ड्यूटी पे करते हैं। जेडी से 90 करा करके पट्टा लेते हैं, फिर ड्यूटी पे करते हैं। और जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो लैंड कॉस्ट, निर्माण कॉस्ट, जीएसटी मिला करके टोटल कॉस्ट पर मेरा उपभोक्ता दोबारा तिबारा ड्यूटी पे करता है। पत्रिका ने इस मुद्दे को अनेक बार उठाया, सरकार तक पहुंचाया और महाराष्ट्र सरकार की जो पहल थी अक्टूबर से दिसंबर तक स्टाम्प ड्यूटी छूट प्रदान करने की, पत्रिका ने उससे अहम रूप से स्थान प्रदान किया। गोपाल जी साहब, मैं ये कह रहा था कि पहले केंद्रीय बजट से हमें क्या मिला बजट में, उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे राजस्थान। हाँ, हमें बड़ी निराशा लगी। हमें उम्मीद थी 80IB10 में छूट मिलेगी। हमें उम्मीद थी कि निवेश करने पर हमें प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन 2 राहत प्रदान की केवल इन्होंने 25cc, 45cc 3-4 तरह के जो छूट है आम जन के निवेश करने पर 1.5 लाख की छूट प्रदान की है, वो स्वागत योग्य है। 80IB के अंतर्गत जो छूट थी 120 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट की निर्माण की, वो एक्सटेंड की 31 मार्च 22 तक, वो स्वागत योग्य है। मैं जैन साहब, मैं आपको लाना चाहता हूं, कल के प्रांत स्तरीय कर सलाहकार समिति कल बैठे रह रहे आपके सीएम मुख्यमंत्री महोदय। मैं चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार मदद की राजस्थान के आवाम की,
कल के समाचार पत्र में आज के इंटरव्यू का प्रखरता से छापे, सरकार तक आपकी बात पहुंचे, आम जन को राहत मिले। जैन साहब, पत्रिका परिवार रियल एस्टेट सेक्टर खुद के लिए कुछ नहीं चाहता है। हम ये चाहते हैं कि हमको प्रोत्साहन दो, आम जन को राहत मिलेगी। 1 करोड़ के निवेश पर 7 लोगों को रोजगार देता है ये उद्योग। तो मान्यवर, 100 करोड़ के निवेश पर 700 लोगों को हम रोजगार देते हैं। तो सरकार के सामने बड़ी समस्या है रोजगार देने की। मैं उम्मीद करता हूं कि कल के समाचार पत्र में प्रमुखता से ये समाचार प्रकाशित होगा, सरकार ध्यान आकर्षित करेंगे और महाराष्ट्र की भांति राजस्थान में भी आप कम से कम 3 महीने के लिए आप छूट प्रदान करेंगे स्टाम्प ड्यूटी में, ताकि आम जन को राहत मिलेगी। और जो मकान बिल्कुल, हमारे साथ आत्माराम जी भी हैं। आत्माराम जी, अगर मैं आपसे जानूं कि यूनियन बजट में कैसा रहा, कैसा रियल एस्टेट के लिए हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार तो काफी कुछ फील गुड दे रहा है, लेकिन रियल एस्टेट में इस तरह का फील गुड या आम आदमी के चेहरे पर इस तरह का फील गुड नहीं आया, इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो पत्रिका परिवार को बधाई, जो इस इंटरेक्टिव सेशन में रियल एस्टेट को फोकस करते हुए कर रहा है, क्योंकि आज हर आदमी की आज आवश्यकता है कि उसका अपना मकान हो, अपनी छत हो, अपना एक मकान का सपना हर व्यक्ति पूरा करना चाहता है। और इससे अहम मुद्दे को इस समय आपने ज्वलंत मुद्दे के रूप में उठाया है। आपकी पूरी टीम इसकी बधाई की पात्र है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आया, मैं उसको 2 भागों में देखता हूँ। एक तो ये कि दूरगामी परिणाम लिए हुए है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, इन सेक्टर्स को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, एयरपोर्ट्स का, रेलवे के अंदर फोकस किया गया है। तो एक ये दूरगामी परिणाम लिए हुए है पूरे देश के विकास को गति देने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ रियल एस्टेट के लिए जो घोषणाओं की उम्मीद थी, उसमें केवल 2 घोषणाएं की गई कि 1 साल का जो टैक्स हॉलिडे था, वो 1 साल का बिल्डर्स को लाभ मिलता था इनकम के ऊपर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में, वो 1 साल बढ़ाया है 31 मार्च 2022 तक। और जो हाउस खरीदते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, उनको 1 साल और बढ़ाया, उनका टैक्स बेनिफिट उसमें इंटरेस्ट के रूप में जो खर्चा होता है उनका, उसकी राहत को 1 साल और बढ़ाया है। ये 2 चीजें उसमें उल्लेख किया गया है। लेकिन हमें इसमें केंद्र सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद थी इस बात की कि रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाता है तो उससे इस इंडस्ट्री को एक पंख लगता है, बूस्ट मिलता है। जैसा गोपाल जी वैसा ने बताया कि आज इसमें हमारी 300 इंडस्ट्रीज हमारी इससे जुड़ी हुई है और रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है रियल एस्टेट एग्रीकल्चर के बाद में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाना बहुत आवश्यक था। और इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जे के साथ ही हमें उसमें बैंकों से भी रिबेट मिलती, ब्याज की छूट, कम रेटों पे ऋण मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर होने से, टैक्स हॉलिडे के बेनिफिट मिलते हैं। तो मेरा एक तो ये है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जा दिया जाना चाहिए था, जिस पे पुनर्विचार करना चाहिए केंद्र सरकार को। अभी बजट सेशन चलेगा पार्लियामेंट में। दूसरा मेरा ये सुझाव है कि टैक्स हॉलिडे जो हमें इनकम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर पूरा टैक्स बेनिफिट दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, तो क्यों नहीं रियल एस्टेट के सभी तरह के प्रोजेक्ट्स, चाहे वो अफोर्डेबल हो, चाहे मध्यम श्रेणी के हो, चाहे बी सिटी में हो, चाहे ए सिटी में हो, क्योंकि हम आम आदमी का मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी तरह से हाउसिंग है, तो हाउसिंग को भी इसमें टैक्स हॉलिडे दिया जाना चाहिए। जो भी एक व्यापारी प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसको टैक्स का बेनिफिट पास ऑन किया जाना चाहिए। तीसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि आज शेयर बाजार के अंदर आप देखें कि बहुत तेजी चल रही है। शेयर के अंदर कोई भी इन्वेस्ट करता है और उसमें 1 साल में कोई गेन होता है तो 1 साल का गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। हाउसिंग के लिए 3 साल का नियम है। तो इस चीज के अंदर भी हाउसिंग सेक्टर को भी, जो मकान है, फ्लैट है, चाहे किसी का जमीन है, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए प्रावधान 1 साल का कर देना चाहिए, ताकि इसमें निवेशक जल्दी से रुझान के साथ जुड़ेंगे। और निवेशक जुड़ेगा तो मान के चलिए कि उससे लाभ इस ट्रेड को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट को मिलेगा। और जब इन्वेस्टमेंट को बेनिफिट मिलेगा तो उससे रोजगार अपने आप स्वतः ही पूरे देश में बढ़ेंगे और उससे इनडायरेक्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट को जीएसटी का कलेक्शन बहुत ज्यादा होगा। चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट केंद्र सरकार का है कि इसमें जीएसटी जो लग रहा है, आज हर जगह सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, सीमेंट, स्टील, बजरी जो भी खरीदते हैं, उसमें जीएसटी लगता है। और जब सेल करते हैं तो उसमें 5% जीएसटी हमें पे करना होता है।
तो हमारा निवेदन आपके माध्यम से रहेगा कि केंद्र सरकार को इसमें सेट ऑफ का बेनिफिट देना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टैंप ड्यूटी भी लगती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी भी लेती है, जीएसटी भी लग रहा है, तो इस पे स्टैंप ड्यूटी लग रही है, तो डबल टैक्सेस, एक देश दो टैक्स का नियम अभी लग रहा है। जबकि मोदी जी का सपना है, मोदी जी का ये अनाउंसमेंट है कि एक देश एक टैक्स होगा, तो इस पे स्टैंप ड्यूटी ली जा रही है, तो जीएसटी लगना नहीं चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा है कि रियल एस्टेट इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो इस पे जब स्टैंप ड्यूटी लगती है तो जीएसटी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, लगता है तो उसमें सेट ऑफ का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। ये केंद्र सरकार में थोड़ा मेरा सुझाव होगा, जो बजट सेशन पार्लियामेंट में चले उसमें इन बिल्कुल। पे विचार करके इस पे आगे बढ़ना चाहिए। आत्माराम जी, मैं अगर जानना चाहूँ कि सरकार को ये बार बार उठती रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना चाहिए रियल एस्टेट को, तो सरकार को इसमें कहाँ आशंका, कहाँ है, कहाँ अड़चन है, क्यों नहीं दे पाते हैं? अमित जी, आपसे भी यही सवाल होगा, क्या कहाँ अड़चन है सर? इसमें ऐसा कहीं अड़चन वाली बात नहीं है, केवल एक सोच वाली बात है। केंद्र सरकार इस पे विचार भी कर रही है, और जो इसके पुरी साहब जो इसके मिनिस्टर हैं यूडीएच के केंद्र सरकार में, उनसे भी वार्ता हुई, उन्होंने भी इस पे विचार करने के लिए कहा था, लेकिन समहाउ कोई टेक्निकली कहाँ इसमें अटकाव है, तो अब वो केंद्र सरकार के अधिकारी ज्यादा बता सकते हैं। उस पर मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप कभी केंद्र सरकार में यूडीएच डिपार्टमेंट में बात करें, तो उनसे बात करें साहब ये क्यों नहीं हो रहा, जबकि अहम मुद्दा है पूरे देश के लिए, पूरे रोजगार के लिए, और इंडस्ट्री 300 इंडस्ट्री हमसे जुड़ी हुई उसका मुद्दा है। अमित जी, आप कानून की बारीकियां भी समझते हैं और रेरा से भी जुड़े हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि रेरा के बाद जो रियल एस्टेट की कुछ दिक्कतें भी कुछ बड़ी हैं, क्या लग रहा है आपको कि फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा अगर केंद्र सरकार क्यों नहीं दे पा रही? सबसे पहले मैं आप सभी का, पत्रिका टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इसके ऊपर एक डिस्कशन रख रहे हैं। मैं अपने आपके सवाल का जवाब मैं 3 टुकड़ों के अंदर बांट के दूंगा। पहला ये है कि जहां अपन देख रहे हैं कि जैसे अपने आत्माराम जी ने बताया, गोपाल गुप्ता जी ने बताया कि 2 अपने महत्वपूर्ण चीजें सरकार ने दी हैं टैक्स के अंदर कंसेशन डेवलपर्स को। ये है डायरेक्ट बेनिफिट। अगर सरकार के पास आज के दिन 2 उपाय थे। एक उपाय ये था कि सीधा लोगों के हाथ के अंदर कैश दे दे इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, जैसे फार्मर्स को 18,000 करोड़ दिया, या कोई भी सब्सिडी के माध्यम से सीधा हाथ में कैश दे दे, या सरकार एक तरह से ग्राउंड से वापस सब चीजें चालू करे, जो रियल ग्राउंड के अंदर डेवलपमेंट है वो ग्राउंड्स पे डेवलपमेंट करे। जो सरकार ने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लेके आई है, हाईवेज के लेके आई है, हॉस्पिटल्स मेडिकल के अंदर लेके आई है, ये कहीं ना कहीं हर आदमी को पैसा पहुंचाने के लिए, उसको सेफ्टी देने के लिए ये माध्यम अपनाए हैं। इन माध्यम से क्या होगा? अमित जी, आत्माराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बता रहे हैं कि इंफ्रा के प्रोजेक्ट है, मेडिकल में इतना खर्च किया गया है, अल्टीमेटली ये सारी चीजें जमीन पे उतरेंगी तो आपकी इंडस्ट्री तो बढ़ेगी। आपको नहीं लगता कि इससे आपको बूस्ट मिलेगा? नहीं, इसमें क्या है, मेडिकल से वास्ता है कि आज मेडिकल में इन्होंने बहुत अच्छा बूस्ट दिया है, और मेडिकल का लाभ पूरे आम आदमी को, कैपेक्स भी बढ़ाया है, कैपेक्स बढ़ाया गया है, कैपेक्स के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से निश्चित तौर से देश की मेडिकल की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे रेल की बात करें, देश का विकास तो निश्चित तौर से होगा ही होगा। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट ये है कि रियल एस्टेट अपने आप में बहुत बड़ा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेल की बात करें, तो रियल एस्टेट अपने आप में जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देने वाला क्षेत्र है। अभी मैं आपको एक डाटा बताऊं कि हिंदुस्तान के अंदर जीडीपी में रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन लगभग 6-7%, 7.5% के आसपास होता है। जबकि विकसित कंट्रीज जो दूसरी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है और है, तो वहां लगभग 15 से लेके 25% के बीच में जीडीपी के अंदर रियल एस्टेट का योगदान होता है। तो आप देखिए इतना बड़ा एक स्कोप है रियल एस्टेट के बूस्ट करने से कि आपकी जीडीपी ग्रो होती है। तो इस चीज के हिसाब से मेरा कहना, मेडिकल में होना बहुत अच्छी बात है, मैं भी उसमें लाभान्वित होऊंगा, आप भी होंगे, पूरा देश लाभान्वित होता है। लेकिन साथ साथ रियल एस्टेट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पैरेलल एक मुद्दा है, जिससे रोजगार जुड़ा हुआ है, हेल्थ एक एक्स्ट्रा चीज है, और दूसरी चीज इससे इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। जो महत्वपूर्ण मुद्दा आत्माराम जी उठा रहे हैं कि इंफ्रा का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं, अब इस पे बताएं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि हमारे पास अब समय है नहीं। पिन पॉइंट बताएं कि इंफ्रा के मुद्दे पे मैं बिल्कुल अपने स्पष्ट बोलता हूं कि रिट्स और इनविट्स है, उसके अंदर सरकार ने
और डोर्स खोल दिए और मौके खोल दिए हैं। अगर कोई भी विदेशी पहले उसके इक्विटी के अंदर अगर निवेश करता था तो उसको एग्जेम्पशंस थी, उन्होंने अब डेट को भी ओपन कर दिया है। जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के रूप के अंदर रिट्स आती हैं, उसके अंदर अगर कोई विदेशी निवेश आता है तो उसको इतना फ्री फ्लो निवेश आएगा, वो फ्री फ्लो निवेश के अंदर कहीं टैक्स नहीं लगेगा। तो आने वाले समय में उस माध्यम से सरकार एक दिन में ये नहीं खोल सकती कि आप आ जाओ और लैंड खरीद लो, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम जिसको रिट्स और इन्विट्स है, जो एक तरह से सेबी से बिल्कुल गवर्नड है, उस माध्यम को पूरा खोल दिया है। ये अभी लोगों की नजर में आया नहीं है, लेकिन इससे इतना ज्यादा कैपिटल फ्लो आएगा, इतना ज्यादा डेट आएगा अब हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में और रियल एस्टेट में, ऑटोमेटिकली उससे इतना ज्यादा अपने फर्क पड़ेगा कैपिटल का। तो ये एक तरह से दर्जा इनडायरेक्टली दे चुके हैं इन्वेट्स और रिट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के द्वारा। आप सुन पा रहे हैं मुझे गोपाल जी? भाई साहब, अमित जी कह रहे हैं कि एक तरह से रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया इनडायरेक्टली। तो आप सहमत हैं क्या इससे कि इंफ्रा का दर्जा मिल चुका है और बहुत बड़ा इनफ्लो आने वाला है रियल एस्टेट और इंफ्रा में? अभी तक ख्याली खुलाव है, अभी तक कोई रियायत नहीं है। जो रियायत मिलनी चाहिए, एक कह रहा हूं कि रियल एस्टेट को इंफ्रा का दर्जा दे चुका है, मतलब इनडायरेक्टली। नहीं मिला। जो सब इन्विट्स और रिट्स हैं, उसके अंदर अब आज के दिन डेट अपने जो एफडीआई निवेश आएगा डेट के माध्यम से, अपन ये नहीं बोल रहे कि जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी अपने एग्जेम्पशंस हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक पहल हो चुकी है जो इन्होंने फ्री फ्लो खोला है डेट का इस निवेश के अंदर। पहले इक्विटी के द्वारा आ रहा था, अब डेट के द्वारा भी ये चालू कर दिया है। तो एक ये पहल हो गई है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल खोल दिया अपने या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया, लेकिन एक पहल चालू हो गई है। मतलब की आत्माराम जी, गोपाल जी, स्वतंत्र जी, इनका जो मेन कहना है अमित जी का, रीट फंड जो है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जो बनाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, उनको थोड़ा लिबरल एटीट्यूड दिया गया है, उनके लिए लिबरलाइजेशन किया गया है। उनके अंदर फॉरेन फंड्स भी अब जल्दी से आ पाएंगे, तो उससे विदेशी पैसा या देश का पैसा जल्दी से लग करके इससे रियल एस्टेट को सपोर्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक बात हम इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जे की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज है। ये फंड फ्लो की बात कर रहे हैं अमित जी, वो अच्छी बात है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जे से इसका कोई वास्ता नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जा दिया जाना नितांत आवश्यक है। फंड फ्लो निश्चित तौर से रीट फंड से मिलेगा। गोपाल जी, आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़ी कमी केंद्र के बजट में क्या रह गई है, और राजस्थान का बजट आने वाला है, उससे थोड़ा संक्षेप में बताओ, क्योंकि जो है ना हम ब्रेक में जाएंगे इसके बाद। जी, राजस्थान से क्या बजट से क्या अपेक्षा है, संक्षेप में थोड़ा बताएं, और केंद्र के बजट से आपको क्या सबसे बड़ी कमी रह गई है? मेरा अनुभव यह है कि रियल एस्टेट में हम एंटरप्रेन्योर अपने माध्यम से, अपने रिसोर्सेज से फंड का इंतजाम करते हैं। सरकार से उम्मीद केवल ये करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ हो। जमीन खरीदना 90A, मैप अप्रूवल फीस। आप ये देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में इंटरेस्ट की रेट 8-10-12% है। श्रमिक कल्याण कोष में अगर हमारा पेमेंट लेट होता है तो 24% ब्याज देना पड़ता है हमको। कितनी अजीब बना है, मतलब सरकार हमसे पैसे लेगी 24% में, और हम मार्केट में जो डिले होता है, काम होता है, पेमेंट लेते हैं, बैंक से पैसा लाते हैं 8%, 9%। तो सरकार को विचार करना चाहिए कि हमको कंपटीटर नहीं माने, हमें पूरक माने, इतना ही पर्याप्त है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं राजस्थान सरकार से, खास करके मुख्यमंत्री महोदय से, जो वित्त मंत्री भी हैं, आपके माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहता हूँ। मान्यवर, इस बार बजट में हमको कुछ मत दीजिए, केवल एक काम कीजिए कि जो मेरा बायर है, जो मेरा कंज्यूमर है, जो आज पीड़ित है, परेशान है, उसके सामने बड़ी चुनौती है, उसको राहत दीजिए। केवल आपको 20% स्टैंप ड्यूटी हम पे कर रहे हैं। आज मैंने निवेदन किया 8.80% जमीन परचेस करते ही, पट्टा लेते ही। बिल्कुल मैं समझ गया। आत्माराम जी, आप थोड़ा संक्षेप में समझाएं कि आपको राज्य के बजट से जो सर कह रहे हैं कि आपको सरकार समझती है कि कंप्यूटर हैं आप, ऐसी कुछ फीलिंग आपको कैसे आई? क्योंकि जहां तक अगर मैं जनता से की बात करूं, जनता को लगता है कि रियल एस्टेट को मिलता है एक रॉयल ट्रीटमेंट। अगर गवर्नमेंट किसी एक सेक्टर को सबसे ज्यादा तवज्जो देती है तो वो है रियल एस्टेट, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको स्वतःला व्यवहार होता है आपके साथ।
एक थोड़ा सा समझाएं कि ऐसा क्यों है। जनता जो समझती है सरकार आपको वो ट्रीटमेंट सचमुच मिल रहा है कि आपको परेशानी अभी भी इतनी है? नहीं, मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा, पर्टिकुलर राजस्थान सरकार में इस समय रियल एस्टेट के जो प्रमोटर हैं या रियल एस्टेट एसोसिएशंस हैं, उनको पूरा वेटेज राज्य सरकार दे रही है। माननीय गहलोत जी की बात करें, चाहे धारीवाल जी की बात करें, मैं तहे दिल से उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने आज नए बिल्डिंग बाइलाज बने हैं। राज्य सरकार की कोई भी समस्या मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाई है या धारीवाल जी साहब के पास में यूडीएच मंत्री साहब के पास पहुंचाई है या प्रशासन के पास पहुंचाई है, तो उस पर तुरंत गति से आपके माध्यम से भी लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी जिसमें मंत्री जी भी थे, तो बहुत ही ध्यान से उन्होंने हमारी बातों को सुना है और उन पे कार्यान्वित करके अमल में लाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है और बिल्डिंग बाइलाज सिंप्लीफाई करके इस बात को प्रूव किया है कि वो रियल एस्टेट सेक्टर को विशेष महत्व देने जा रहे हैं। अब इस चीज को हम आने वाले बजट में अगर हम देखते हैं तो ये बात तय है कि राज्य सरकार हमेशा रियल एस्टेट को, जैसा हाउसिंग बोर्ड है, रिको है, उसी तर्ज पे रियल एस्टेट को भी एक महत्वपूर्ण सेगमेंट मानना चाहिए, बिल्डर को भी मानना चाहिए कि ये भी अपने आप में एक एक्सटेंडेड आर्म्स है राज्य सरकार के, जो कि अपने आप में जो हाउसिंग बोर्ड जितने हाउसिंग मकान उपलब्ध करा सकता था उसकी तुलना में हम लोग भी सारे मिलके बराबर पैरेलल एक तरह से कार्य कर रहे हैं। तो एक एक्सटेंडेड आर्म है, कॉम्पिटिटर नहीं है, हम सरकार के भाग हैं। दूसरी बात यह है कि जैसा अभी आपने कहा कि इसमें आज क्या क्या चीजों की आज आवश्यकता है राज्य सरकार से, उस मुद्दे पे अगर हम बात करते हैं तो जैसा गोपाल जी बेसाव ने कहा कि आज डीएलसी रेट सबसे बड़ा चुनौती वाला मुद्दा है, क्योंकि डीएलसी, ये स्टैम्प ड्यूटी, डीएलसी और जीएसटी, तीन चीजों से हम फाइट कर रहे हैं। तो डीएलसी दरें एक तो सबसे बहुत ज्यादा रखी हुई है। आज की दर में जो मार्केट रेट्स हैं वो लगभग 8 साल पहले की रेटें आ गई है। कहीं भी जमीन खरीदनी, हाउसिंग कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बेचना चाहो तो आज से 8 साल पहले की रेटें लगभग बाजार में प्रचलन में आ गई है। तो हमारा निवेदन आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को रहेगा कि डीएलसी की जो लिस्ट है उसको आज से 8 साल पहले के अंदर प्रतिपादित कर दे, घटा दिया, 15% घटा दिया, स्ट्रेट वे में आज से 8 साल पहले की जो लिस्ट थी उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए सभी जगह के लिए। तो एक बड़ा न्याय संगत काम होगा, क्योंकि इससे इनकम टैक्स भी जुड़ा हुआ है हमारा। अगर आज कोई चीज 1 करोड़ की है और रजिस्ट्री उसकी मान लो मेरी 1.5 करोड़ की करानी पड़ रही है मजबूरन डीएलसी ज्यादा होने की वजह से, तो खाली स्टैम्प ड्यूटी 1.5 करोड़ पे लेके वहां तक बात नहीं है, उसमें इनकम टैक्स के प्रावधानों के तहत हमें इनकम टैक्स के भी 50C और 56(2)(x) के तहत 10 के तहत हमें इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, बायर को भी और सेलर को भी। तो डबल मार पड़ रही है, तो इसलिए इसका डीएलसी रेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कम किया जाना न्यायोचित होगा। दूसरी चीज, स्टैम्प ड्यूटी की रेट भी जो आज 8.8% लग रही है सेस वगैरह मिला के, उसमें मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी को और इस सेगमेंट को अधिकारियों को सबसे मेरा आपके माध्यम से निवेदन होगा कि चूंकि जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी दोनों लगती है, तो इसमें स्टैम्प ड्यूटी की रेट निश्चित तौर से 3 से 4% कर देने चाहिए, क्योंकि जीएसटी में भी आधा भाग स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि राजस्थान में जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो एक खास उलझन से जूझ रहा है कि कई स्थानों पर आपका डीएलसी रेट तो ज्यादा है और प्रॉपर्टी का उसका जो वैल्यूएशन है वो कम है। तो एक बजट में इससे राहत की उम्मीद की जा रही है। हमारे साथ गोपाल गुप्ता जी, हम ब्रेक के पहले भी इस पर बात कर रहे थे, हमारे साथ गोपाल गुप्ता जी हैं। सर, थोड़ा आत्माराम जी की बात को आप, चूंकि आत्माराम जी किसी इमरजेंसी कारण जा चुके हैं, तो मैं चाह रहा था कि उसको आप थोड़ा सा और विस्तार से समझाएं हमारे दर्शकों को आसान भाषा में कि क्या पूरा मुद्दा है। देखिए, अन्य प्रांतों में इसे कहते हैं सर्किल रेट और राजस्थान में इसे कहते हैं डीएलसी। डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी रेट का निर्धारण करती है बैठ के चैम्बर में। धरातल पे वास्तविक रेट क्या है इसका आंकलन किए बिना किसी इलाके में कोई जमीन का ऑक्शन हुआ, एक प्लॉट महंगा बिक गया, ये क्या करते हैं, उस पूरे इलाके के रेट को निर्धारण वही कर देते हैं। नुकसान क्या होता है, आज जैसे गणपति प्लाजा है, गणपति प्लाजा में आपको 6,000 रुपये स्क्वायर फीट में जगह मिल जाती है, वहां की रेट 20,000 रुपये स्क्वायर फीट है। इस प्रकार कई बिल्डिंग ऐसी हैं जिनमें मार्केट रेट बहुत कम है और डीएलसी रेट बहुत ज्यादा है।
परिणाम क्या होता है कि हमें स्टैंप ड्यूटी पे करने के बाद भी आयकर विभाग उसमें डीम्ड इनकम मान करके दोनों पर टैक्स की लायबिलिटी आरोपित करता है। तो हमारा सरकार से अनुरोध ये है कि आप डीएलसी रेट का निर्धारण आम जन की सहमति से करें। एक बात और, अगर सरकार इस बात पर एडामेंट है तो उससे 20% कम रेट पर आप प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी आप खरीद लीजिए। आप कहते हैं हमारा रेट 20,000 रुपया, मैं कह रहा हूँ 5,000 रुपया है, तो 16,000 में आप प्रॉपर्टी आप खरीदिए। तो सरकार को डीएलसी रेट को व्यवहारिक बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमेशा क्या होता है, डीएलसी का निर्धारण करती है स्टेट लेवल कलेक्टर कमेटी, लेकिन पिछले कुछ समय से ये निर्धारण आपके असेंबली द्वारा किया जा रहा है, जो गलत परंपरा है। असेंबली का ये काम नहीं है, विधानसभा का काम नहीं है, ये काम केवल जिलाधीश का है। ये उन पे छोड़िए और इस पे किसी प्रकार बढ़ोतरी मत कीजिए। तीसरा मुद्दे की बात पे आ रहा हूं, वही मैं स्टैंप ड्यूटी के ऊपर आप गौर कीजिए। राजस्थान आवासन मंडल एक टाइम ऐसा था जब बंद होने के कगार पर था, वहां पर बड़ी घबराहट हो गई थी क्या होगा, लेकिन सरकार की नीति के कारण, धारीवाल जी की दूरदर्शिता के कारण, मुख्यमंत्री जी के सोच के कारण आज आवासन मंडल फायदे में है। क्यों? रियल एस्टेट पर ध्यान दिया गया, नीति ऐसी बनाई गई, उस पर विचार करके उसको लागू किया गया। ये एक जीता जागता उदाहरण राजस्थान के अंदर कि रियल एस्टेट को प्रोत्साहन मिलने पर पूरी इकोनॉमी में बूस्ट आता है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, 300 उद्योग धंधों में रॉयल्टी मिलती है, ट्रक चलते हैं सरकार को रोड टैक्स मिलता है, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बिकते हैं सरकार को उससे जीएसटी मिलती है। आप 2-3% अगर स्टैंप ड्यूटी कम करेंगे तो परोक्ष में आपको 40% की इनकम होगी। इस पे आप गौर करें। तो मेरी 3 दिन पहले मुख्य सचिव महोदय, वित्त सचिव महोदय और नगरीय विकास सचिव महोदय से वार्ता हुई और मैंने आम जन की बात को उन तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं पुनः मान्यवर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कल के अखबार में प्रमुखता से इस बात को प्रकाशित करें कि पहले 3-4 बार पत्रिका ने इस बात को जनता के आवाज के रूप में प्रकाशित किया, सरकार का ध्यान आकर्षित किया, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरह आप केवल 3 महीने के लिए आप छूट दे के देखिए, आपको लगेगा कि सरकार की आय में वृद्धि हो रही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ। गोपाल जी, मैं लेकिन एक और बात पूछना चाहता हूँ कि कोविड के कारण लोगों की इनकम घट गई है, तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ आप रियल एस्टेट की बात करेंगे तो बात काफी नहीं होगी? क्योंकि लोगों के पास अगर खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, लोगों की अगर परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी, तो क्या आपको आप बजट में ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि रियल एस्टेट में ग्रोथ तभी आएगी जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े? तो इस दिशा में आपका क्या सुझाव है? नहीं, हमारा कहना यह है कि रियल एस्टेट अपने आप में एक ऐसा इंजन है विकास का, आप मौका देते हैं अपना विकास होता है। जमीन खरीदते हैं, काश्तकार को पैसा मिलता है, पैसा मार्केट में आता है। हम जेडीए में, नगर निगम में, नगर पालिका में अप्लाई करते हैं 90A, वहां पैसे जमा कराते हैं, पैसा सरकार में आता है, वो मार्केट में आता है। उसके बाद जो नक्शे पास कराते हैं, बेटरमेंट लेवी, मैप अप्रूवल चार्जेस, लेबर सेस, बीएसपी में शेल्टर फंड के रूप में भारी हम भुगतान करते हैं। पैसा कहाँ आता है? मार्केट में आता है। हम जब निर्माण सामग्री का उपयोग करते हैं तो जो माइंस में उत्पादन होता है, रोजगार बढ़ता है, पैसा मार्केट में आता है। आप तो केवल एक काम कीजिए, हाउसिंग फॉर ऑल के रूप में 21-22 को एक टारगेट दीजिए राजस्थान के अंदर कि राजस्थान में 21-22 के बाद कोई भी बिना छत के नहीं होगा, हर व्यक्ति के सिर पे छत होगी। आप करके देखिए, मैं कहता हूं इससे विकास होगा राजस्थान का, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा। उसका रोड मैप क्या होगा सर? उसका रोड मैप क्या होगा? उसके लिए जो है ना, खरीदने के लिए परचेजिंग पावर कहां पर है? सर, ये पैसा जो मार्केट में आता है सबको मिलता है ना। देखिए, जो आज हमारे बायर हैं उनको बैंकों से इतना सस्ता ऋण मिल रहा है, इस समय 7.5-8% पे पैसा मिल रहा है। पैसे खूब छोटे इस समय, बैंकों के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं हमसे लेना आइए, तो सरकार इसका लाभ उठाए, मौके का फायदा उठाए। मैं अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगा। सर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि बैंकों में इंटरेस्ट रेट अभी जो है ना काफी लोएस्ट लेवल पे है, तो आपको लगता है कि क्या परचेजिंग पावर बड़ी है लोगों की? कोविड के कारण एक चुनौती नहीं आई है कि आपको लगता है कि परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तब तक रियल एस्टेट में बूस्ट नहीं आ पाएगा?
जबकि केंद्र से उम्मीद की जा रही थी, उसमें कोई दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। क्या सुझाव होगा आपकी कि अगर बिना परचेजिंग पावर के कैसे होगा? सिर्फ लोन लेके क्या लोग ले सकते हैं? देखिए, परचेजिंग पावर, जहां तक लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अभी ऑल टाइम लो पे है। ये वो रेट है जो कभी 2003-2004 में हुआ करता था। तो किसी के पास अगर पैसा है और उसको मकान खरीदना है तो इससे बढ़िया टाइम तो उसके लिए है नहीं। और अभी आप देखेंगे इवन यूनियन बजट के अंदर 45 लाख तक के मकान पे 1 साल तक का फायदा उनको, और एक एडिशनल उनको एग्जेम्पशन दिया है, तो उसको भी कैरी फॉरवर्ड किया था। बट बात जैसा आपने कहा कि ओवरऑल परचेजिंग पावर पे ही फर्क पड़ गया है, तो उसकी वजह से भी आप देखेंगे कोरोना के बाद में अभी बहुत ज्यादा रियल स्टेट अपने राजस्थान में तो एटलीस्ट उठा नहीं है। उसी में कहीं ना कहीं सेगमेंट के अंदर ही सोचते हैं कि कहीं सरकार किसी ना किसी तरीके से सेगमेंट को ही बूस्ट अगर दे तो सेगमेंट कंटिन्यू हो पाएगा। मतलब लोग तो आगे पीछे, मुझे लगता है 6-8 महीने में परचेजिंग पावर विल बी बैक टू नॉर्मल। अब जैसे अच्छा। जैसे अब देखिए सब कुछ चीजें नॉर्मल हो रही है तो लोगों की भी अब मेंटेलिटी चेंज हो रही है। पिछले 4-5 महीने से फर्क पड़ा है काफी। ओके। स्पेशली अब देखिए कोरोना की वैक्सीन के बाद में काफी एक तरह से मतलब बाकी सेक्टर्स में दोबारा कुछ कुछ उठना शुरू हो गया है। अब हम लोग एज रियल स्टेट इंडस्ट्री ये उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ फायदा, जैसे अंकल ने भी बताया कि भाई महाराष्ट्र के अंदर 1% दिसंबर तक कर दिया था, 31 दिसंबर तक 1% स्टैम्प ड्यूटी कर दी थी, 31 मार्च तक 3% स्टैम्प ड्यूटी है। राजस्थान में 8.8% स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज मिला के हो जाता है। 5% आदमी जीएसटी भरता है। 14% अगर कोई 1 करोड़ का आपसे फ्लैट खरीदता है तो 14 लाख रुपए तो वो सरकार को देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान देने वाली बात है। मतलब सेगमेंट की रिवाइवल की तरफ इनको देखना है। जैसे आप देखिए लेबर सेस की बहुत सारी डिमांड इन्होंने पिछले 1 साल में निकाल दी है। बिल्कुल, अगर प्राइस ये कम हो जाएंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर अपने आप बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ेगी, थोड़ा सा और अफोर्डेबल बनेगा। मान लीजिए चीजें हैं, बिल्कुल। क्योंकि जब कस्टमर हमसे खरीदने आता है तो वो तो कहता है मेरी कॉस्ट टू पॉकेट तो 1 करोड़ 14 लाख रुपए पड़ रही है। अब मुझे नहीं पता मेरा पैसा स्टैम्प ड्यूटी में जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन में जा रहा है कि जीएसटी में जा रहा है। हम उसको कन्विंस करते हैं, अलग अलग हेड में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, बट क्लाइंट के लिए तो एंड ऑफ द डे उसकी पॉकेट पे तो ये कॉस्ट ही है ना। तो कहीं ना कहीं से बिल्कुल प्रेशर हमारे ऊपर ही पड़ता है उसके अंदर फर्दर उसको रिबेट देने का। बिल्कुल देखो बिल्कुल। जैसे लेबर क्योंकि सेस मान सरकार लीजिए बहुत मांग नहीं सकता वो। सालों से बिल्कुल स्टेट में था। एक लेबर सेस कई सालों से स्टेट में था, बट ऐसा नहीं था कि हम लोगों को पता नहीं था, बट कहीं ना कहीं उसकी तरफ हमारी तरफ से भी ढिलाई थी। सरकार ने भी मान लीजिए कुछ ना कुछ उसमें एक लिटिगेशन था, एक पॉइंट क्लियर नहीं था, बट उसकी बहुत सारी करोड़ों रुपए की डिमांड हर एक बिल्डर के ऊपर निकाल के अभी छोड़ दी है। उसमें ब्याज लग रहा है। कहीं ना कहीं इन सब चीजों में रिबेट देने की बहुत जरूरत है इनको। मान लीजिए कोई एक्ट था, अगर हमने जमा नहीं कराया तो सरकार ने भी तो 10 साल से नहीं लिया, और अब ऐसे समय आप उस पे कलेक्शन का प्रेशर बना रहे हैं जब ऑलरेडी रियल स्टेट जूझ रहा है। बिल्कुल। अमित जी, अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंक के ऊपर एक ऑलरेडी मॉरेटोरियम का एक बोझ बना हुआ है, और ऐसे में अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक लोन देते भी नहीं है अभी, जो है ना। बड़ा बड़ा मतलब काफी कुछ, हालांकि काफी कम दर है, लेकिन फिर भी काफी मतलब सावधानी बरती जा रही है लोन लेने में। आपको लगता है कि इसके बिना रियल एस्टेट में बूम आ पाएगा? क्या करना चाहिए? राज्य सरकार के स्तर पर क्या हो सकता है? देखिए, जैसा अपने गोपाल जी गुप्ता जी बता रहे हैं, अभिषेक मिश्रा जी बता रहे हैं, और आत्माराम गुप्ता जी ने बताया, इसी को ही मैं जोड़ के जो मैं बता रहा था कि केंद्र सरकार ने वापस जमीन से चालू किया है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा बांटना चालू किया है। और जैसे भी आप बता रहे थे कि क्या लोन लेके ही अपने मैं मकान खरीद लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, उसको कहीं ना कहीं चुकाने के लिए पैसा तो मेरे को चाहिएगा। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है राज्य सरकार से, वो एक्सपेक्टेशन, जैसे आप लोगों ने बताया कि स्टैम्प ड्यूटी का, डीएलसी का रिडक्शन है, वो तो है ही। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो अपना राजस्थान कहीं ना कहीं अभी पीछे है। अगर लास्ट 1 साल में अपन देखें, यूपी ने बहुत बड़े मेजर स्टेप्स लिए हैं, तमिलनाडु ने बहुत मेजर स्टेप्स लिए हैं, जहां पे चाइना को छोड़ के बहुत कंपनियां हिंदुस्तान की तरफ देख रही हैं, वियतनाम की तरफ देख रही हैं। तो क्यों ना राजस्थान के अंदर ऐसी इंडस्ट्रियां अपन लाएं। अभी कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से टेस्ला को भी एक निमंत्रण गया है निमराना के अंदर आके प्रोजेक्ट लगाने का। अगर इस तरह से इंडस्ट्रीज अगर आएंगी तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के साथ कैपिटल आएगी, कैपिटल के साथ एम्प्लॉयमेंट आएगा, और जब आदमी अपने घर को छोड़ के इंडस्ट्री के लिए काम करने के लिए आएगा तो स्वाभाविक रूप से उसको घर भी चाहिएगा और उसके जेब में पैसा भी रहेगा। तो इन माध्यमों से इंडस्ट्री को यहाँ पे अपन लेके आए, इस माध्यम से भी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट को
जो बूस्ट मिलेगा वो अपने आप में बहुत दूरगामी होगा, लॉन्ग टर्म विजन के साथ में वो आएगा। हो सकता है उसको आने में हर चीज को ग्राउंड में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाए, लेकिन वो एक बहुत बड़ी ठोस पहल होगी राज्य सरकार की। इमीडिएट एक्शन के लिए स्टैम्प ड्यूटी और डीएलसी के लिए रिक्वेस्ट है, और लॉन्ग टर्म के लिए इंडस्ट्रियल फोकस करे राज्य सरकार। बहुत इंडस्ट्रीज हैं जो हिंदुस्तान की तरफ देख रही हैं, और राजस्थान एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब हो सकता है। की बात भी लंबे समय से उठा कॉरिडोर का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान से जाता है, और अगर उस कॉरिडोर के दोनों तरफ अगर अपन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर दें, जो सबसे बड़ा एक बूस्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, सेक्टर को मिलेगा। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे हैं? आप लैंड रिफॉर्म की बात बड़े जोर से उठाते रहे हैं। लैंड रिफॉर्म में किस तरह की लैंड रिफॉर्म आप चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं केंद्र सरकार डिजिटलाइजेशन कर रहा है, उसके दिमाग के अंदर ये पॉलिसीज के अंदर चल रहा है कि जो सारा लैंड है वो डिजिटल हो जाए, और ये अपने बहुत ही कम समय में, आने वाले 1 या 1.5 साल के अंदर ड्राफ्ट तैयार हो गया है, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर ये कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे आ गया है। अगर लैंड पूरा डिजिटलाइजेशन हो जाए तो उसके अंदर जो फ्रूडुलेंट एक्टिविटी है वो फ्रूडुलेंट एक्टिविटी कम हो जाएगी। जो इंडस्ट्रीज आती हैं उनको एक ईज ऑफ बिजनेस होएगा, उनको अच्छा लगेगा कि हम अगर यहाँ पे कोई भी निवेश करते हैं तो हमारा निवेश कहीं खोएगा नहीं। जैसे कि अभी अभिषेक जी ने बताया, लेबर सेस की बहुत सारी डिमांड्स छोड़ दी हैं। कहीं ना कहीं 1 अप्रैल 2021 से लेबर कोड्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो लेबर कोड्स हैं, लैंड की जो रिफॉर्म्स हैं, इन सबको देख अगर एक साथ एक रूप के अंदर लेंगे तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो पैसा बचेगा वो पैसा किसी इन्वेस्टर के हाथ में, किसी अलॉटी के हाथ में बचेगा, और वो कहीं ना कहीं उस पैसे को सबसे पहले अपने घर की जो पूर्ति है वो घर की पूर्ति करेगा। तो ये जो सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इस सारे रिफॉर्म्स का अगर मैं बोलूं कि आखिरी के अंदर अगर जो सुख भोगेगा तो वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट सेक्टर ही है, जहां पे अल्टीमेटली सारा पैसा आके क्योंकि घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें हैं सबको चाहिए। रोटी और कपड़ा आ रहा है, जो मकान की कमी रह रही है, मकान की कमी इसलिए रह रही है कि महंगा हो गया मकान। तो जब ये रिफॉर्म्स होंगे, लैंड रिफॉर्म होंगे, तो वो आदमी अपना मकान भी जरूर से खरीदेगा। बिल्कुल अभिषेक जी, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक सुझाव, 2 सुझाव आपको देना हो कि तो सेंट्रल बजट में, मतलब सेंट्रल बजट में तो आप नहीं देख पाए, लेकिन आपको लगता है कि राजस्थान बजट में होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? सर मेरा एक सजेशन ये है, जैसे रीको जब भी जहां जिस एरिया में रीको ने डेवलपमेंट किया है वो एरिया उठा है, आज से 20-25 साल पहले सीतापुरा का पूरा एरिया उठा था, जहां जहां रीको गया है। जयपुर के आसपास काफी टाइम से रीको सरकार की एक बॉडी है जो इंडस्ट्रियल एरिया बनाती है। आज जयपुर में अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है, उसको 1 लाख स्क्वायर मीटर अगर जगह चाहिए, तो रीको शायद इस पोजीशन में भी नहीं है कि उसको इतनी बड़ी जगह दे दे। तो जयपुर के आसपास रीको ने ऑलरेडी महिंद्रा स्पेस के आगे करीबन 4000 बीघा जमीन अशोक गहलोत साहब की पिछली सरकार के टाइम में एक्वायर करी हुई है, और उसको इनको फर्दर पैसा नहीं देना। आज पैसा अगर इंडिविजुअल के पास भी नहीं है तो सरकार के पास भी नहीं है, अपन सब जानते हैं, मगर ऑलरेडी रीको ने वहां पे कंपेंसेशन दे रखा है, जमीनें खरीद रखी है। तो वहां पे कोई इनको नए इंडस्ट्रियल एरिया का अनाउंसमेंट करना चाहिए, उस काम को एक्सपीडाइट करना चाहिए। तो आसपास मान लीजिए एक्टिविटी डेवलप होंगी, वो एरिया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक इम्पैक्ट एरिया भी है, महिंद्रा स्टेशन से उसकी दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर की है, और जयपुर शहर में है। तो सरकार को चाहिए कि एक रीको में दोबारा उस चीज को रिकिंडल करे। यार 7 साल हो गए जमीन खरीदे हुए, आज सोचिए स्टेट एक्सचेकर का भी कितना रुपया उसमें फंसा हुआ है, और उसमें डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ जी। तो इनको चाहिए कि कम से कम ऐसा कोई इंडस्ट्रियल एरिया अनाउंस करें जयपुर के आसपास, और इस पर्टिकुलर केस में तो जमीन ऑलरेडी सरकार के पास है। बिल्कुल। एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अमित जी ने कि फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान का जो जा रहा है उसकी घोषणा हो चुकी है, तो आपको लगता है कि फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी हुई कोई घोषणा बजट में आने वाली है, या कोई नया और क्या आप अनाउंसमेंट देखते हैं फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ा हुआ? देखिए, फ्रेट कॉरिडोर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है, तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो स्टेट से जा तो रही है, हमारी खुद की सरकार बहुत बड़ा से नहीं होता, मगर जो चीज हमारे हाथ में है वो इनको कर रही है। जैसे देखिए, हमेशा डीआईटी में मतलब हमेशा इनकी ये इंडस्ट्रियल लेके आते हैं, हर साल 2 साल में उसका अनाउंसमेंट होता है, और नई इंडस्ट्रीज को उसमें ये कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देते हैं।
मगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और जो सफर कर रही है, इनको पता ही है। तो कोई ना कोई पैकेज, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट उनके लिए भी करना चाहिए। बस हमेशा मैं देखता हूँ, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, फील गुड फैक्टर एक नई इंडस्ट्री को हमेशा कराना चाहते हैं, मगर जो बच्चा घर में जन्म ले चुका है उसके ऊपर भी तो थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए। तो कोई ना कोई पैकेज, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट इनको, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे रियल एस्टेट से मैं जुड़ा हूं तो मैं बार बार रियल एस्टेट बोलता हूँ, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हूं तो हॉस्पिटैलिटी मुझे ध्यान आता है, मगर बाकी सभी इंडस्ट्रीज जिन्होंने सफर किया था उनके बारे में कुछ ना कुछ इनको अनाउंसमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है कुछ ना कुछ आप कुछ भी दें, ताकि इंडस्ट्री कभी भी अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस नहीं करे। आप चाहे कुछ भी दें, इंडस्ट्री को ये महसूस होना चाहिए कि हमारे बारे में सोचा गया है बजट में। आप लेफ्ट मुझे आउट लगता की है ये बात दो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। जी मुझे लगता है दो इंपॉर्टेंट बातें, अगर आप मेरे से दो बातें कहेंगे तो मैं तो उम्मीद करता हूँ लीगो का जो इंडस्ट्रियल एरिया इन्हें अनाउंस करना चाहिए, इतने समय से इन्होंने कर रखा है, इनको वो एरिया को अब क्रियान्वित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और दूसरा, सभी इंडस्ट्रीज को इनको कुछ ना कुछ एक पैकेज देना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट के एंड से मिसिंग है अभी तक। ओके, लेकिन मैं अगर बाकी जनता से बात करता हूँ, अमित जी और अभिषेक जी, तो वो कहते हैं कि रियल एस्टेट को सरकार सबसे ज्यादा ध्यान देती है। आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट को लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि आपको लगता है कि रियल एस्टेट लेफ्ट आउट है और जो बजट में आपको एड्रेस हो सकता है? देखिए, एक प्रोएक्टिव अप्रोच ही होती है जो महाराष्ट्र सरकार ने करी। आपने दिसंबर में खबर पड़ी होगी कि एचडीएफसी के मिस्टर पुरी ने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, एक करोड़ का स्टैंप ड्यूटी उनको देनी पड़ी उसके ऊपर मात्र। राजस्थान में हम लोगों ने भी रिप्रेजेंटेशन दिया, मगर यहाँ पे एपेथी ये नजर आती है कि सरकार में जब आप मिनिस्टर से मिलेंगे या कंसर्न लोगों से मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे नहीं हमारा तो स्टैंप ड्यूटी का कलेक्शन लास्ट ईयर से बेटर है, आप तो वैसे ही गलत बोल रहे हैं, हमारा 2020 में तो हमें 2019 में ज्यादा कलेक्शन हुआ है। भाई ये कोई तरीका थोड़ी है देखने का किसी चीज को कि मेरा कलेक्शन लास्ट ईयर से ज्यादा हुआ है या नहीं, लोगों को इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इस बात का। ये सोचना तो बड़ा एक मतलब बेहुदा सा तरीका है किसी भी चीज को सोचने का, किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने का। तो इनको प्रॉब्लम एट हैंड को समझना चाहिए। स्टेट एक्सचेकर में अगर आप मान लीजिए एक बार आप 8% को 4% करके तो देखें, क्या पता आपका कलेक्शन और 2 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इनर्शिया ऐसा नजर आता है कि करना ही नहीं चाहते हैं, और जहां से पैसा आ रहा है उसमें और मतलब वहां प्रेशर डाल के और पैसा लेने की कोशिश हमेशा नजर आती है। उस बात की एक तकलीफ एक ऐसा सेक्टर, एज ए इंडस्ट्री हमेशा होती है। नहीं, लेकिन अगर वो एक कह रहे हैं कि उनके पास स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उनका मार्केट में एक्टिविटी ज्यादा है। तो आप इससे क्या लगता है कि एक्टिविटी ज्यादा कोविड के बावजूद हो रही है, तो कहीं ना कहीं फील गुड तो है बाजार में? क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसका हमेशा देखने के दो तरीके होते हैं। एक, प्रॉपर्टी मैंने आपसे आज ली 50 लाख रुपए की और 40 लाख रुपए आपको 2021 में दे दिए, 2022 में मैं हो सकता है रिमेनिंग 10 लाख रुपए देके आपसे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा लूं। तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना जरूरी नहीं है कि मार्केट में उतनी लिक्विडिटी उस समय आई है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होते हैं, मान लीजिए, बहुत सारी सब्जेक्टिव बातें हैं, आप जब तक इसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे कभी भी कोई आदमी इसका प्रॉपर जवाब नहीं दे सकता। एक खाली मायोपिक भी होता है कि मेरा कलेक्शन बढ़ गया तो लोग बड़ा कुछ ज्यादा देंगे, ये मान लेना मतलब एक इलॉजिकल की बात है। तो अगर उसको कम करके देखें तो मान लीजिए लोगों को और एनकरेजमेंट होगा, क्योंकि आज 14% की कॉस्ट किसी को भी चुभेगी। आज मैं 10 लाख का भी प्लॉट किसी को बेचता हूं तो बोलते हैं कि प्लॉट की रजिस्ट्री करानी जरूरी है क्या, मेरे 80,000 रुपए जबरदस्ती में लग रहे हैं। तो लोगों को बड़ा मुश्किल से कन्विंस करना पड़ता है कि भाई रजिस्ट्री करा लो। मैं आपको जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जब 80,000 रुपए मतलब 8.8%, और जब रियल एस्टेट पीक पर था तब राजस्थान में स्टैंप ड्यूटी की रेट 5% थी। आज से 12-13 साल पहले 5% था, और आज जब मर रहे हैं एकदम इंडस्ट्री के लोग तब 8.8% लगती है। बिल्कुल सही बात है कि जो ना स्टाम्प ड्यूटी, तो आपको लगता है कि स्टाम्प ड्यूटी, जैसे गोपाल जी कह रहे थे कि ये काम अब सरकार का ना होके जो लोकल अधिकारी हैं उनका होना चाहिए? सॉरी, आप दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मतलब गोपाल जी का आशा ये था, अगर मैं सही समझाऊं तो, कि जो स्टाम्प ड्यूटी के रेट हैं वो अलग अलग जिलों में अलग अलग हो जाना चाहिए, ना कि सेंट्रल लेवल पे। अगर मैं सही समझाऊं अमित जी, गोपाल जी यही कह रहे थे ना? अपने बेसिकली डिसेंट्रलाइज जो अपने नॉट ऑन द लेजिस्लेटिव पार्टी रहे ये डिसीजन मेकिंग, वो जो लोकल बॉडीज हैं उनके पार्ट के ऊपर चले जाएं, जो वहाँ के जो कलेक्ट्रेट और अपने जो लोकल अधिकारी हैं उन पे ऊपर, क्योंकि पहले उसी तरह से ही रहता था, लेकिन अभी कुछ सालों से वो सेंट्रलाइज्ड असेंबली के अंदर इसका एक डिसीजन दिया करते हैं।
तो जैसे अमित जी कह रहे थे कि लैंड रिफॉर्म एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, लैंड रिफॉर्म के बारे में आपको किस तरह की उम्मीदें हैं कि लैंड रिफॉर्म हो सकता है? देखिए, लैंड रिफॉर्म में मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। आज लैंड के कन्वर्जन को आप काफी इजी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। रिफॉर्म तो अगर सरकार करना चाहे तो स्काई इज द लिमिट, वो कितना सोच सकते हैं उतना रिफॉर्म वो कर सकते हैं। किस तरह का मतलब आप थोड़ा सजेशन अगर देना चाहें तो किस तरह के लैंड रिफॉर्म की आप उम्मीद कर रहे हैं? आज आप ये देखिए, मैं तो आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा। आज आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप करने की 100 बीघा आपको जमीन चाहिए किसी एरिया में, और वहां पे बीघा जमीन किसी शेड्यूल कास्ट की है, तो आज एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन को किसी को भी पसंद नहीं है किसी शेड्यूल कास्ट से जमीन खरीदना। कोई अपनी तरफ से जानबूझ के किसी SC ST की लैंड को नहीं खरीदता है, उसकी मजबूरी होती है खरीदना, क्योंकि उसको अगर अपना लैंड पार्सल पूरा करना है तो उसमें जो भी आदमी आ रहा है उसकी जमीन को खरीदना पड़ता है। अब आज एक SC की जमीन को अगर आप खरीदते हैं तो SC की जमीन को एक जनरल का आदमी नहीं खरीद सकता है, एक कॉम्प्लिकेशन है बहुत बड़ा। अब उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए उस SC की जमीन को आपको कन्वर्ट कराना पड़ता है। कन्वर्ट कराने के बाद में उसकी जो वैल्यू पर बीघा के हिसाब से होती है, वो पर स्क्वायर मीटर की रेट से उसकी वैल्यू का आकलन होता है। फिर आप उसकी जमीन की अगर रजिस्ट्री कराते हैं तो पता पड़ता है कि उसकी जमीन की मार्केट वैल्यू तो 5 लाख रुपए है, बट जब वो मल्टीप्लाइड बाय पर स्क्वायर मीटर होती है तो उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए हो जाती है। तो इस तरह की विसंगतियां हैं। फिर आदमी को जूझना पड़ता है इनकम टैक्स की एक बड़ी मतलब फर्जी डिमांडों से, जो उसने पैसा जितने रुपए में उसने खरीदनी है उतने की टैक्स लाइबिलिटी शेड्यूल कास्ट पे आ जाती है, उस आदमी पे आ जाती है। बेनामी के अंदर फंसने के अपने चांसेस होते हैं आदमी के। मतलब ये सब एक ऐसा वेब बना रखा है जिसमें आदमी जानबूझ के गलती नहीं कर रहा है, बट उसको कानून कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि वो आदमी ट्रैप हो रहा है। आज उसने बेनामी ट्रांजैक्शन करी नहीं है, बट वो बेनामी में ट्रैप हो रहा है। उसने जमीन खरीदी है 5 लाख की, बट 50 लाख की रेट पे उस पर स्टैंप ड्यूटी भी लगने की बात आ जाती है, और 50 लाख की रेट पे इनकम टैक्स की ड्यूटी भी उसके ऊपर पे करने के लिए वो लायबल हो जाता है। तो ये सारी चीजें दूर कर सकती है सरकार, समझती है। ऐसा थोड़ी है कि सरकार के लोग जमीनें नहीं खरीदते हैं। क्या मिनिस्टर जमीनें नहीं खरीदते हैं? क्या ब्यूरोक्रेट्स नहीं खरीदते हैं? उनको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मालूम है, बट चैलेंज ये है कि वो खुद इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। मैं जैसा आपने कहा, आप जमीनें खरीदते नहीं, तो हो सकता है आपके लिए समझना मुश्किल होगा, मगर ये लोग तो खरीदते हैं। बिल्कुल। मैं अमित जी आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने जो कॉम्प्लिकेशन है, ये सचमुच बहुत रियल प्रॉब्लम है। अब हमने उदाहरण देखे भी हैं, कई इस तरह के उदाहरण कि इसमें कारोबारी फंस जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि और किस तरह के लैंड रिफॉर्म आप चाहते हैं? आपने कुछ और बताए थे, एक बड़ा लैंड रिफॉर्म हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल जिस तरह से अभी रेरा आया है और रेरा से एक अपने रिफॉर्म आया है, उसी तरह से अभी राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट भी राजस्थान सरकार लेके आई है। जैसे कि अभिषेक जी बता रहे हैं, ये जो लैंड हर टाइम एक सब्जेक्ट मैटर स्टेट का होता है, इन चीजों को, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कहीं ना कहीं राज्य सरकार को अपने बजट में भी देखना चाहिए, जिससे आने वाले टाइम के अंदर ये जो लैंड रिफॉर्म्स आए, जो ये अपने तकलीफें अपने एक जन आदमी को आ रही है खरीद बिक्री के अंदर, वो सॉल्व होंगी, तो कहीं ना कहीं ईज और अगर वो ईज ऑफ बिजनेस आता है तो अनडाउटेडली अपने जो स्टेट का डेवलपमेंट है, स्टेट की इकोनॉमी का डेवलपमेंट है, वो होएगा। क्योंकि लोग आना पसंद करेंगे, स्टेट में काम करना पसंद करेंगे। जब लोग आएंगे स्टेट में तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा स्टेट की इकोनॉमी के ऊपर भी। लेकिन एक और जो अभिषेक जी ने ध्यान दिलाया कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो फेवरेबल नहीं रहती है, तो क्या क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो फेवरेबल जनरली किसी भी ऐसे काम के लिए नहीं रहती जिसमें उसका फायदा हो, तो ऐसे लेकिन नियम बनाए जा सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेयर कम से कम हो जाए। आपको लगता है कि ऐसे क्या सुझाव होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेयर ही ना हो, आपकी मतलब आपकी फ्रेंडलीनेस या ना फ्रेंडलीनेस में कुछ फर्क ही ना पड़े? नहीं, ये चीज देखिए संभव नहीं होगा। चीज ये है कि उसके अंदर एक राइट रिप्रेजेंटेशन, एक राइट प्रेजेंटेशन होए और उस चीज को डिटेल के अंदर समझाया जाए,
वही इसका उपाय है। अपन बोले कि सिस्टम, तो सिस्टम के हिसाब से ही काम करेगा। अगर अपन बोले कि सिस्टम के अंदर सिर्फ अपने लेजिस्लेटिव पार्टी अपने कर दे या जो मंत्री हैं वो कर दे, वो नहीं होगा। काम तो सबका मिलके ही होगा। उसके अंदर चाहे आप अथॉरिटीज बोलिए या आप अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोलिए, सभी का ही मिलके होगा। ऐसा तो संभव होएगा नहीं कि अपने ईस्ट के अंदर इन सबको रिप्रेजेंट करके रूल्स रेगुलेशन इनको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। जैसा आपने कहा कि आपकी ब्यूरोक्रेसी का नजरिया फ्रेंडली नहीं होता, तो लेकिन ऐसी स्थिति तो पैदा की जा सकती है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी फ्रेंडली हो या ना हो, उससे कोई फर्क ना पड़े। तो इस दिशा में क्या सुझाव आपके होंगे कि ब्यूरोक्रेसी के फ्रेंडली ना होने से या उसके दोस्ताना या उसके आपके व्यवहारिक रवैये से आपको कोई फर्क ही ना पड़े? सर, मैं तो आपको एक मजाक की बात ही बोलता हूँ, जैसे सरकार प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज कर रही है ना, सारी सरकारी संपत्तियों को बेच के ब्यूरोक्रेसी में भी प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। अपने आप एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी। चलिए, तो लेकिन इसको अमली जमा कैसे पहनाएंगे? ये तो सर मोदी जी बता सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल इस चर्चा में कहीं ना कहीं सरकार में अभी सरकार में बजट आया है, बजट के अंदर जो भी सरकार में एक्स्ट्रा एंट्री का सिस्टम तो शुरू किया है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका एक पूल बनाया है उन्होंने। और दे आर सीइंग दैट वो जो उन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सेस प्रॉपर्टीज हैं उनको भी ऑफलोड करने का प्लान किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बजट के अंदर। तो किसी इसी तरह का कुछ अपने जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कर सकती है इसके अंदर। चलिए, लेकिन जिस तरह की आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि जो ना ब्यूरोक्रेसी प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, उस तरह के पहले से कदम हम देख चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो अपॉइंटमेंट होते हैं, संविदा नियुक्ति, वो हो रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन उसका विरोध भी बहुत होता है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपने देखा कि जो राज्य सरकार के बजट से उम्मीदें कारोबारियों की काफी अधिक हैं। सबसे अधिक उम्मीद है कि जो बाजार में डिमांड नहीं है, उस डिमांड को कैसे पूरा किया जाए। दो तरफा उसके लिए प्रयास की जरूरत है कि सबसे पहले तो जो प्राइस है उसको थोड़ा सा कम करें, और दूसरा कंजम्पशन डिमांड और जो हमारे उपभोक्ता की मांग है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ाई जाए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी जुड़े रहिए हमारे पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।